हेलो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ PL सैनी, टीम बॉटनी CLC सीकर। दोस्तों अपने चल रहा था प्लांट ग्रोथ और पिछले टर्न पे हमने ग्रोथ पैटर्न पढ़े थे। एक ज्यामितिक प्रकार का था, एक अंकगणितीय प्रकार की ग्रोथ थी। आज हम बात करेंगे मतलब ना, सबसे पहले तो परिवर्धन क्या होता है, उसके बाद विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन क्या होता है, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट है हमारे पास कि पादपों में वृद्धि असीमित होती है। आपके पास एक हेडिंग है NCERT का, पादपों में वृद्धि अपरिमित होती है, मतलब असीमित होती है। देखिए आप लोग सब जानते हैं कि पादप जो होता है उसका शीर्ष भाग जो है, आपने एनाटॉमी पढ़ा है, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी, उसके अंदर हमारे पास आता है कि पादप के शीर्ष भाग पर यहां पर विभज्योतक होती है, स्थान विशेष पर विभज्योतक पाई जाती है और ये जीवन पर्यंत सक्रिय रहती है। यदि ये वाली जैसे मुख्य तने की जो है ना शीर्षस्थ विभज्योतक निष्क्रिय हो जाए तो पार्श्व शाखाओं की सक्रिय हो जाती है, उन पे विकसित होने वाली शाखाओं की सक्रिय हो जाती है। तो पादप में वृद्धि निरंतर होती रहती है। तो पादपों में असीमित वृद्धि होती है, किसकी वजह से? शीर्षस्थ विभज्यो मतलब स्थानीयकृत विभज्योतक की वजह से। इसके अतिरिक्त पादपों में क्या होता है, चौड़ाई में भी डे बाय डे ऐसे वृद्धि होती रहती है। उसका रीजन क्या होता है? पादप के पास एक कैम्बियम होती है जिसको आप लोग जो है ना सवैन ऐधा और परिधीय भाग में एक ऐधा विकसित होती है जिसे कॉर्क ऐधा कहते हैं। इन दोनों की सक्रियता के कारण पादप जो है वो सतत रूप से वृद्धि करते रहते हैं। तो पादपों में वृद्धि अपरिमित होती है। पहला पॉइंट, पादप में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजनशील कोशिकाएं उपस्थित होती। इसे शीर्षस्थ विभज्योतक कहा जाता है। शीर्षस्थ विभज्योतक, मेरिस्टेम कहा जाता है। इसकी कोशिकाएं जो है ना लगातार विभाजनशील होती हैं और ये पादप की लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती हैं। लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तरदायी विभज्योतक शीर्ष भागों में पाई जाती है, जबकि चौड़ाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी विभज्योतक पार्श्व भागों में एक सिलेंडर बनाती है, पूरी परिधि के ऊपर एक सिलेंडर बनाती है। तो हमारे पास आता है शीर्षस्थ विभज्योतक जीवन पर्यंत सक्रिय रहती है। अब ये शाखाओं पे या मुख्य तने पर कहीं पर भी उपस्थित हो सकती है। इसके पश्चात आता है चौड़ाई में वृद्धि के लिए कॉर्क कैम्बियम व संवहन कैम्बियम विकसित होती हैं, जो द्वितीयक प्रकृति की होती, होती। तो दोस्तों ये था हमारे पास, पादपों में वृद्धि अपरिमित होती है, सतत रूप से वृद्धि कर सकती है। कुछ भागों में जैसे हमारे पास आया कि ये एक प्लांट है, जैसे ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट है, तो इस रूट के अपेक्स पे यहां पर विभज्योतक उपस्थित होगा, यहां पर विभज्योतक उपस्थित होगा। ये सतत रूप से इस शाखा को, ये इस शाखा को और ये इस शाखा को जो है ना ग्रोथ करवाएगा। उसी तरीके से आपके पास ये तने का भाग है, यहां पर विभज्योतक उपस्थित है, ये सतत रूप से इसकी ग्रोथ करवाएगा।
और एक समय पश्चात क्या होता है, ये ऐसे शाखाओं में विभेदित हो जाता है, तो ये शाखाओं में चला जाता है। कुछ समय पश्चात ये निष्क्रिय हो जाएगा, तो ये पार्श्व भाग जो होते हैं ना, इनके ऊपर की विभज्योतक जो है वो सक्रिय हो जाती है और पादप सघन हो जाता है। तो कुछ परिस्थितियों में ये निष्क्रिय हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ पार्श्व जो भाग होते हैं उनके ऊपर नई विभज्योतक का निर्माण हो जाता है, उनके ऊपर नई शीर्षस्थ विभज्योतक का निर्माण हो जाता है। तो पादपों में वृद्धि अपरिमित होती है, जबकि जंतुओं में एक समय के पश्चात वृद्धि सीमित हो जाती है। जैसे हमारे अंदर हम लोग के लगातार ग्रोथ नहीं कर सकते, हमारी ग्रोथ जो होती है एक निश्चित एज तक होती है, उसके बाद ग्रोथ इतनी सीमित हो जाती है कि मतलब ना, जैसे घावों का भरना, पुरानी कोशिकाओं को रिप्लेस करना, बस इतने तक सीमित होता है। जैसे आप जानते हो कि हमारी बॉडी में रोज लाखों आरबीसी डेड होती हैं, रोज नई बनती रहती हैं। घाव का भरना, ठीक है, यहां तक सीमित होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म में निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें पुनरुत्भवन की क्षमता पाई जाती है, तो उनकी कोशिकाओं में विभाजन क्षमता लंबे समय तक बनी रह सकती है, पर उच्च जीवों में यह सीमित समय तक होती है। तो यह था हमारे पास वृद्धि अपरिमित होती है। अब अगला पॉइंट आता है परिवर्धन। परिवर्धन किसे कहा जाता है, क्या होता है परिवर्धन? देखिए, पिछले टर्न पे भी हमने इसको डिस्कस किया था। परिवर्धन वास्तव में दो क्रियाओं का योग है। डेवलपमेंट जो है, इसको अपन बोलते हैं हिंदी में परिवर्धन। परिवर्धन वास्तव में दो प्रक्रियाओं का योग है, जिसमें एक तो आता है वृद्धि और एक आता है विभेदन। ये इन दोनों का योग माना जाता है, ठीक है। दरअसल क्या होता है, एक कोशिका जब विभाजित होती है, मैंने आपको पिछले टर्न पे भी बताया था, ये आपके पास एक कोशिका है, सबसे पहले ये विभाजित होगी, तो विभाजित होगी तो इस कोशिका को अपन विभज्योतक बोलेंगे। जिन कोशिकाओं में विभाजन क्षमता पाई जाती है वो विभज्योतकी होती, तो ये कोशिका हो गई आपके पास विभज्योतक। अब इस कोशिका का विभाजन हुआ और आपके पास बनी दो पुत्री कोशिकाएं, इस तरीके से दो पुत्री कोशिकाएं बन गई। अब इन पुत्री कोशिकाओं का आगे जो है क्या मतलब फ्यूचर होगा ये देखना है। तो सबसे पहले इनका कोशिका द्रव्य, इनके कोशिकांग, इनमें वृद्धि होगी। इसको हम लोग नाम दे देते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ, ठीक है। ये आकार में बढ़ गई, ये लीजिएगा, और इसे नाम दिया आपने प्लाज्मेटिक वृद्धि। दोस्तों, प्लाज्मा किसको कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं अपन कोशिकांग प्लस कोशिका द्रव्य को सम्मिलित रूप से। तो इसमें क्या होगा, जीव द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी, मतलब कोशिकांग और कोशिका द्रव दोनों की मात्रा बढ़ेगी, तो कोशिका का आकार बढ़ जाएगा। अब इस कोशिका का फ्यूचर डिपेंड करता है, सेल साइकिल में आओ आप, कोशिका चक्र की अपन बात करें तो यहां पर ये कोशिका विभाजित हुई थी, ये वाला जो साइकिल है, तो ये हो गया। अब यहां से कोशिका इस वाले एरिया में आ गई और इसमें क्या हो रहा है, कोशिका का जीव द्रव्य बढ़ रहा है। जीव द्रव्य बढ़ रहा है तो आपने इसके लिए वर्ड यूज कर लिया जीवन फेज। अब इस जीवन फेज से इस कोशिका के पास दो पथ हैं, या तो ये यहां से बाहर निकलकर जी नोट में चली जाए और स्थायी हो जाए, और या फिर ये एस प्रावस्था में प्रवेश करके पुनः विभाजनशील हो जाए। होता है ऐसा? तो या तो ये क्या करेगी, वापस जो है ना, और इस कोशिका में बदल जाएगी, मतलब एस प्रावस्था में चली गई, इसमें विभाजन होगा और फिर पुत्री कोशिकाएं बनाएगी। या फिर आगे क्या होगा, इसके अंदर इसका आकार बढ़ेगा, दीर्घीकरण होगा, दीर्घीकरण के साथ साथ इसमें क्या होगा, परिपक्वन होगा, और परिपक्वन होने के बाद एक परिपक्व कोशिका बन जाएगी। इस परिपक्व कोशिका ये एक विशेष कार्य के लिए रूपांतरित हो जाएगी, और विशेष कार्य के लिए रूपांतरण होने के पश्चात इसमें क्या होगा, जो है ना, धीरे धीरे समय के साथ जीर्णता आएगी और अंततः इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी।
यदि कोशिका इस सेल साइकिल में रहती है कंटिन्यूअस, तो उसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन यदि कोशिका इस कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती है, तो उसके पश्चात समय के साथ साथ उसके वो कार्य के अनुसार रूपांतरित होने के बाद समय के साथ साथ जो है ना, और जीर्ण होकर अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाती। तो दोस्तों ये था हमारे पास, इस टोटल प्रोसेस को हमने नाम दिया परिवर्धन। तो परिवर्धन में जरा सा देखिएगा, बात समझने की कोशिश कर रहे थे हम लोग इन दो पॉइंट्स की, कि परिवर्धन वृद्धि और विभेदन का योग है। एक कोशिका सबसे पहले क्या करती है, अपनी संख्या में वृद्धि करती है तो विभाजित होती है। विभाजन को भी वृद्धि बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। फिर कोशिका में आंतरिक वृद्धि होती है। आंतरिक वृद्धि होने के पश्चात उसका आकार बढ़ जाता है। ये टोटल प्रक्रम हो गया आपके पास ग्रोथ यानी वृद्धि, संख्या में वृद्धि प्लस आयतन में वृद्धि। इसके बाद इस कोशिका का विभेदन होगा। विभेदन का मीनिंग निकलता है, आप लोगों ने पिछले टर्न पे भी पढ़ा था, कि जैसे मान लीजिए कोशिका को प्रकाश संश्लेषण करना, तो ये क्या बढ़ा देगी, क्लोरोप्लास्ट की मात्रा बढ़ा लेगी, और एक विशेष कार्य के लिए रूपांतरित हो गई, विभेदित हो गई, क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण करेगी। तो इसको हम लोग बोल देते हैं विभेदन। यदि कोशिका को श्वसन में भाग लेना है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ा लेगी। कोशिका को श्रावण में भाग लेना है, गोल्जी काय की संख्या बढ़ा लेगी। विभेदित हो गई ना। आप एक कोशिका को स्रावी कोशिका कहते हो, एक कोशिका को संग्राही कोशिका कहते हो, एक कोशिका को आप लोग है ना प्रकाश संश्लेषी कोशिका कहते हो। ये कार्य के अनुसार कोशिका का विभेदन ही तो है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो कोशिका को परिवर्धित मान लिया जाता है, मतलब परिपक्व हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, एक विशेष कार्य के लिए जो है ना विभेदित हो चुकी। अब समय के साथ क्या होता है, एजिंग इफेक्ट आता है, आयु काल का प्रभाव आता है, और उसके साथ साथ धीरे धीरे इसकी कार्य क्षमता घटती चली जाती है, और अंत में एक दिन ये डेड हो जाती है, मृत हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारे पास टोटल प्रोसेस परिवर्धन। तो परिवर्धन के लिए आप लोग थ्योरी लिखेंगे। परिवर्धन एक कोशिका का विभाजित होकर अपने आकार में वृद्धि कर किसी विशिष्ट कार्य में कार्य हेतु रूपांतरित होने की प्रक्रिया परिवर्धन कहलाती। वास्तव में परिवर्धन वृद्धि तथा विभेदन का योग है। अगला पॉइंट, एक पुत्री कोशिका सर्वप्रथम अपने आयतन में वृद्धि करती। इसे प्लाज्मेटिक वृद्धि कहा जाता है।
प्लाज्मेटिक वृद्धि के पश्चात, प्लाज्मेटिक वृद्धि के पश्चात यह एक विशिष्ट कार्य हेतु, एक विशिष्ट कार्य हेतु विभेदित हो जाती है, वह एक परिपक्व कोशिका में बदल जाती है, कोशिका में बदल जाती। अगला पॉइंट, समय के साथ परिपक्व कोशिका में जीर्णता उत्पन्न होती है अंततः यह मृत हो जाती है। ये हो गया हमारे पास इसका डेवलपमेंट। अब अगला पॉइंट आता है दोस्तों आपके पास, वो है इसी का पार्ट है, एक तरह से देखा जाए तो नाम आता है प्लास्टिसिटी, सुघट्यता, प्लास्टिसिटी या सुघट्यता। तो हम लोग डेवलपमेंट को कैसे शो कर सकते हैं, किसी भी पादप के जीवन काल में डेवलपमेंट को किस तरीके से शो किया जा सकता है। एक छोटा सा डायग्राम, मतलब इसका वो फ्लो चार्ट बनाते हैं हम लोग, क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, याद भी रखने आपको। ये आपके पास एक विभज्योतक की कोशिका है, ये आपके पास है विभज्योतक। अब आप लोग सारे के सारे इस चीज को तो जानते हैं कि विभज्योतक की कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजनशील होती हैं। तो इन कोशिकाओं में क्या होगा, विभाजन होगा, और सेल डिवीजन के फलस्वरूप इसमें क्या बनेगी, डॉटर सेल बनेगी, पुत्री कोशिका बनती है। इस पुत्री कोशिका का आकार बढ़ेगा तो सबसे पहले तो क्या होगा, इसमें प्लाज्मा बढ़ेगा, तो इसको प्लाज्मेटिक वृद्धि बोलेंगे अपन। ये तो हो गई आपके पास प्लाज्मेटिक वृद्धि, तो कोशिका का आकार बढ़ा। अब प्लाज्मेटिक वृद्धि होने के बाद ये कोशिका पुनः किसमें कन्वर्ट हो सकती है, मैंने आपको जैसे कि बताया था, ये पुनः विभज्योतक में जा सकती है। ठीक है, यदि कोशिका इस पाथ में एंटर ना करे तो फिर इसके बाद इस कोशिका का क्या होगा, विभेदन होगा। तो यहां पे इसका विभेदन होगा। इसके पश्चात क्या हो जाएगा, ये एक विशेष भाग के अंदर पहुंचने के बाद इसका क्या हो जाएगा, दीर्घीकरण होगा, कोशिका दीर्घीकृत होगी। विभेदन के साथ साथ ये प्रक्रम साथ साथ चलता है, कोशिका दीर्घीकृत होगी और उसी के साथ साथ कोशिका जो है परिपक्व हो जाएगी। तो परिपक्वन होगा। इस परिपक्वन के पश्चात आपके पास एक परिपक्व कोशिका विकसित हो जाएगी और ये परिपक्व कोशिका एक विशेष कार्य में भाग लेगी। समय के साथ साथ इसमें क्या आएगी, जीर्णता आएगी, और जीर्णता आने की वजह से इसका क्रियाकलाप डिस्टर्ब होंगे और फाइनली इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये वाला जो फ्लो चार्ट है, इसमें से क्या होता है, कोई एक पॉइंट उड़ा देते हैं और आपको पूछ लेते हैं कि इस खाली स्पेस में क्या आएगा। तो ये वाला भी आपको याद रखना है, एनसीईआरटी का है आपके, बिल्कुल ध्यान रखना है। एक विभज्योतक की कोशिका विभाजन द्वारा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसके पश्चात कोशिका का आयतन बढ़ता है। कोशिका के आयतन के बढ़ने का प्रक्रम कहलाता है आपके पास प्लाज्मेटिक वृद्धि। ये प्लाज्मेटिक वृद्धि जो है होगी, उसके पश्चात कोशिका अपना एक आकार ले लेती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये विभज्योतक की कोशिका, ये पुत्री कोशिकाएं बन गई। अब ये प्लाज्मेटिक वृद्धि होते ही ये कोशिका पुनः
मदर सेल के बराबर हो गई और वापस इस तरफ आ गई, विभाजन हो गया। और यदि इसमें पदार्थों का जमाव होने लग जाए कोशिका भित्ति में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका विभेदन आरंभ हो गया। विभेदन के साथ साथ कोशिका का आकार बढ़ता रहता है और उसी के साथ साथ कोशिका जो है एक विशेष कार्य के लिए रूपांतरित होने लग जाती है। इसको हम बोलते हैं परिपक्वन। परिपक्वन होने के पश्चात कोशिका एक परिपक्व कोशिका में, एक मैच्योर कोशिका में बदल जाती है और एक विशेष कार्य को संपन्न करना शुरू कर देती है। उसकी उपापचयी क्रियाकलापों के कारण कुछ द्वितीयक उपापचयज बनते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं, जो इसकी उपापचयी क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जीर्णता आने लग जाती है और अंततः इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसे हमने पूरे प्रक्रम का नाम दिया जो है ना परिवर्धन। अब दोस्तों परिवर्धन के को हम एक हल्के से पॉइंट से और भी समझ सकते हैं। जैसे ये तो था आपका एक एनसीईआरटी का व्यू। आपके एक छोटा सा पॉइंट आता है, आपके पास ये एक सीड है, ये सीड जर्मिनेट हुआ, ये लीजिएगा। आप लोग सब जानते होंगे इस बात को कि द्विबीजपत्री एक बीजपत्रियों में बीज पत्रों की संख्या 1 और 2 होती है, होता है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पहली बार में इस पादप में जब बीज अंकुरित हुआ तो ये बीज पत्र पहली पत्तियों का निर्माण करेंगे और ये मूलांकुर प्राथमिक जड़ का निर्माण करेगा। अब परिवर्धन होगा तो इसमें नई पत्तियों का विकास होता चला जाएगा, इस तरीके से पादप की वृद्धि होती चली जाएगी इस तरीके से, और ये पत्तियां जो है एक विशेष कार्य को करने वाली कोशिकाओं को धारण करती हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करेंगी। और इससे क्या होगा, नई जड़ों का विकास होने लगेगा, इनके शीर्ष अलग अलग रहेंगे और इस पे मूल रोम विकसित होते रहेंगे, जल ग्रहण करता रहेगा। इसकी कोशिकाएं स्थायी हो जाती हैं, पीछे की कोशिकाएं स्थायी हो जाती हैं, आगे की कोशिकाएं विभाजन करती रहती हैं। तो विभेदित हो गई विशेष कार्य के लिए, भोजन संग्रह कर सकती हैं, जल अवशोषण कर सकती हैं जड़ की बात करें तो, और तने की बात करें तो पत्तियों का शाखाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, हो रहा है ना, विभेदन हो रहा है, परिपक्वन हो रहा है और फाइनली प्लांट एक अपना शेप ले लेता है, परिपक्व अवस्था में चला जाता है। ये कार्यक्रम डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग इसी के अंदर एक नेम आता है आपके पास, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है? प्लास्टिसिटी जरा सा देखते हैं। पॉइंट है आपके पास, प्लास्टिसिटी हिंदी में बोलते हैं सुघट्यता। देखिए, एक पादप को विशेष प्रकार के उद्दीपन प्राप्त होते हैं। इन उद्दीपनों को के पक्ष में पादप कैसे रेस्पॉन्ड करता है, अनुक्रिया कैसे करता है, इस कार्यक्रम को हम प्लास्टिसिटी नेम दे देते हैं। तो एक पादप जो है, पादप बाह्य कारकों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है, शीलता दर्शाता है। बाह्य कारकों के प्रति इस अनुक्रिया को सुघट्यता कहा जाता है, प्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसको आप बड़ी आसानी से जो है ना और मेजर कर सकते हैं, या आप इसको देख सकते हैं। बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है कपास में। देखिए दोस्तों, कपास जो होता है ना, कपास की आयु का निर्धारण आप उसकी पत्तियों को देखकर कर सकते हैं। दरअसल होता क्या है, कपास जो है 3 वर्षीय पादप होता है। कपास का जीवन काल 3 साल का होता है। पहली साल जब कपास को बोया जाता है तो उसकी पत्तियां बड़े आकार की होती हैं, हल्के हरे रंग की होती हैं, पतली होती हैं, फैलाव हाथ के जितना होता है, ऐसे काफी सारी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, दूसरे साल में जो पत्तियां आती हैं तो वो थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, साइज थोड़ा सा घट जाता है, तो मतलब लगभग आधा हो जाता है, थोड़ा सा मोटापन आ जाता है। और तीसरी साल में पत्तियां बेहद छोटी होती हैं और उसमें एंथोसाइनिन जैसे वर्णक उपस्थित होते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है,
जो है ना मतलब वो थोड़ी सी वॉयलेट कलर की नजर आने लगती। तो आप एक कपास के पादप का आयु निर्धारण उसकी पत्तियों के फैलाव के आधार पर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग इस कार्यक्रम को देख सकते हैं किसके अंदर, धनिये में, लार्किस्पर में, इनमें भी देख सकते हैं। आप लोग धनिये के बारे में सब अच्छी तरह जानते हो। धनिया जब सर्दी तेज होती है, सर्दियों का प्लांट है, सर्दी तेज होती है, उस समय क्या होता है, तापमान वगैरह उसके अनुकूल होता है और तरुण पत्तियां जो होती है ना वो इस तरीके से होकर ऐसे 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 इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं ऐसे, और इनका फैलाव भी अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे पादप की आयु बढ़ती है और गर्म मौसम आने लगता है, धीरे धीरे ये पत्तियां जो है ना ऐसे धागों का सा रूप ले लेती हैं, इस तरीके के धागे के जैसी होती हैं, सतह क्षेत्रफल ऐसे घट जाता है। तो पत्तियां अपने आकार में परिवर्तन शो करती हैं। कई बार आपने देखा होगा धनिया को होली के आसपास लेके आओ आप, तो उस समय आपको धनिया जो मिलेगा वैसे धागे से मिलते हैं ग्रीन कलर के, जबकि सर्दी जब तेज रहती है तब ऐसे पत्तों के रूप में पाया जाता है। तो धनिये में, लार्किस्पर में, इनमें इसको आसानी से देखा जा सकता है। प्लास्टिक का मतलब होता है मोल्डिंग, अपने आप को एनवायरमेंट के अनुसार मोल्ड कर ले, उसे हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी की परिभाषा दी आपने, पादप बाह्य कारकों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। बाह्य कारकों के प्रति इस अनुक्रिया को सुघट्यता कहा जाता है। इसे कपास, लार्किस्पर व धनिये में देखा जाता है। धनिये की पत्तियों में आसानी से देखा जा सकता है। एक पादप सुघट्यता, प्लास्टिसिटी जिसको आप बोल रहे हो, को आयु प्लस वातावरणीय कारकों के अनुसार दर्शाता है। इसी तरीके से आप वातावरणीय कारकों के अनुसार की बात करें तो एक जलीय पादप होता है जिसको नाम दिया जाता है बटरकप। बटरकप में क्या होता है, दो तरीके की पत्तियां एक ही समय में देख सकते हो आप, इसको हिट्रोफिली भी कह सकते हैं अपन। तो एक ही समय में दो तरीके की पत्तियां दिखाई दे जाती। जल में डूबी हुई जो पत्तियां होती हैं वो इस तरीके से ऐसे धागे के जैसी होती हैं, अत्यंत राशित होती हैं, ऐसे इस तरीके से इसका ह्रास हो जाता है। ये तो इनसाइड वाटर, पानी के अंदर रहती, और बाहर जो पत्तियां निकली होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, इस तरीके से सतत होती हैं, ऐसे ये धनिये की पत्ती के जैसी दिखाई देती हैं, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे सतत होती। तो पत्तियों की इस द्विरूपता का रीजन क्या होता है, प्लास्टिसिटी। देखिए पानी के अंदर बहाव रहता है पानी का, उसकी वजह से एक अवरोध उत्पन्न करती हैं पत्तियां उसके बहाव में, उससे उनके ऊपर दबाव लगेगा, इसलिए पादप को नुकसान हो सकता है। तो ये पत्तियां राशित और धागे के जैसी हो जाती है ताकि पानी के बहाव को किसी तरीके से प्रभावित ना कर सके। लेकिन जो जल के बाहर निकला होता है उसको इस बहाव का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए उसकी पत्तियां जो है वो कैसी रहती हैं, सतत। इसको आप विषमपर्णता भी कह सकते हो। एक ही पादप पे दो प्रकार की पत्तियां, एक राशित और एक सतत, तो विषमपर्णता, हिट्रोफिली भी कह सकते हैं, और इसे सुघट्यता भी कहा जाता है। इस गुण को सुघट्यता कहा जाता है। तो ये था आपके पास प्लास्टिसिटी, जो आयु, वातावरणीय कारक, इनके प्रति होता है, इनके अनुसार होता है। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारे पास, तीन छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उनकी बात करते हैं। पहला नाम आता है आपके पास, तीन नाम है, एक का नाम है विभेदन, एक नाम आता है निर्विभेदन, और एक नाम आता है आपके पास पुनः विभेदन। विभेदन, निर्विभेदन और पुनः विभेदन। दरअसल अभी मैं एक बात कह के गया था आपको कि ये आपके पास एक कोशिका है, इस कोशिका को में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इस कोशिका को अपन विभज्योतक नाम दे सकते हैं, विभज्योतक कहा जाता है इसको, ठीक है।
इस विभज्योतक में और क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन होने के पश्चात ये एक पुत्री कोशिका बनाती है। ये मतलब दो पुत्री कोशिकाएं बनाती है, तो ये हो गई इसकी पुत्री कोशिकाएं। इन पुत्री कोशिकाओं में आगे चले तो क्या हो जाएगा, ये कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है और आकार में वृद्धि करने के बाद अपनी मदर सेल के बराबर हो गई, थोड़ी सी बड़ी बन गई है, इसको बड़ा कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो आपके पास क्या हो गया, अपनी मदर सेल के बराबर हो गई। बराबर होने के बाद ये अपनी विभाजन क्षमता खो दी। कौन सी अवस्था में चली गई, G0 अवस्था में चली गई, स्थायी हो गई। अब ये क्या करती है, एक विशेष कार्य के लिए रूपांतरित हो जाती है। जैसे मृदुतक है तो खाद्य संग्रह करेगी, यदि क्लोरेन काइमेटस है मतलब क्लोरोप्लास्ट का विकास ज्यादा हो गया तो क्या काम करेगी, खाद्य मतलब ना संश्लेषण करेगी। अंतरावकाश ज्यादा विकसित हो गए तो क्या करेगी, गैसों का आदान प्रदान करेगी। तो ये इसका यहां पर हो गया विभेदन। विशेष कार्य के लिए ये रूपांतरित हो गई और नाम, इस कार्यक्रम का नाम रख दिया आपने विभेदन। अब जरा सा देखिए, पादप को आवश्यकता हुई और ये कोशिका पुनः अपनी विभाजन क्षमता को ग्रहण कर लिया, मतलब ये G0 से वापस G1 में एंटर कर गई। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोग इसके लिए क्या कहोगे, तो इसको यहां पे तो दर्शाओगे तो आप उलझ जाओगे। यहां से ये वापस G1 में एंटर कर गई और पुनः विभाजनशील हो गई। और ये पुनः विभाजनशील होने के की प्रक्रिया से ये जो विभज्योतक बना, इसको अपन ने नाम दे दिया द्वितीयक विभज्योतकी कोशिका। द्वितीयक विभज्योतकी कोशिका, ये कोशिका क्या करती है, आवश्यकता अनुसार नए अंगों का निर्माण करती। तो ये द्वितीयक विभज्योतक के बनने की प्रक्रिया, इसका नाम है निर्विभेदन। मतलब विभेदन जो है वो उल्टा पड़ गया, इसको निर्विभेदन, डी डिफरेंशिएशन कह दिया जाता है। विभेदन भी कह सकते हो, निर्विभेदन भी कह सकते हो, मतलब विभेदन वापस गायब हो गया तो इसको आप विभेदन भी कह सकते हो। अब ये कोशिका विभाजनशील हो गई और विभाजनशील होने के बाद ये फिर विभाजित होकर पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर रही है और ये पुत्री कोशिकाएं जो है ये स्थायी हो गई वापस, मतलब इन्होंने वापस अपनी विभाजन क्षमता खो दी और वापस G0 में चली गई। तो इस क्रिया को नाम दिया जाता है पुनर्विभेदन, मतलब दोबारा विभेदन हो गया, तो इसको अपन ने नाम दे दिया पुनर्विभेदन। तो दोस्तों ये हमारे पास हो गया जो है तीन परिभाषाएं, विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन। अब इसके एग्जाम्पल्स और इसकी लिस्ट हमें याद रखनी होती है क्योंकि कोई एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं इससे रिलेटेड। ये प्लांट एनाटॉमी में भी काम आता है और प्लांट फिजियोलॉजी में भी काम आता है। हमारा पहला पॉइंट आता है विभेदन। विभज्योतक से कटने वाली कोशिकाएं किसी विशेष या विशिष्ट कार्य के लिए रूपांतरित हो जाती तथा अपनी विभाजन क्षमता खो देती हैं, इसको हम बोलते हैं विभेदन। और इससे प्राथमिक स्थायी उत्तक की कोशिकाएं बनती हैं, जैसे मृदुतक, स्थूलकोण उत्तक और प्राथमिक मृदुतक, स्थूलकोण उत्तक और दृढ़ोतक, जाइलम और फ्लोएम, प्राथमिक प्रकार की। तो ये वाला कार्यक्रम कहलाता है विभेदन। अब अगला पॉइंट आता है निर्विभेदन या विविभेदन। इसमें आप लोग क्या बोलेंगे, कोशिकाएं आवश्यकता अनुसार विभाजन क्षमता पुनः ग्रहण कर लेती हैं तथा पुनः विभज्योतकी हो जाती हैं। तो जो विभेदन हुआ था वो उल्टा हो गया ना, इसलिए इसका नाम है विविभेदन और निर्विभेदन। और कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजन क्षमता ग्रहण करने के कारण द्वितीयक विभज्योतक में बदल जाती। बात पे हल्का सा ध्यान दिया जाए दोस्तों, तो ये कार्यक्रम कैसे होता है आप जानते हो, ये तना है। मैंने अभी अभी आपको कहा था कि शीर्ष भाग पर विभज्योतकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां पर ये वाली जो कोशिकाएं ये विभज्योतकी, ठीक है। यहां पर जितनी भी कोशिकाएं ये सारी स्थायी उत्तक की कोशिकाएं। अब सपोज करो हमने इस पादप के यहां पे घाव लगा दिया, इसको जरूरत नहीं थी इस भाग में विभाजनशील कोशिकाओं की, लेकिन जैसे ही आपने घाव लगा दिया ये वाली कोशिकाएं विभज्योतकी होकर इस घाव को भरने का काम करेंगी और धीरे धीरे ये घाव भर जाएगा। हो गया ना निर्विभेदन, पुनर्विभेदन।
तो जीवित कोशिकाएं पुनः विभाजन क्षमता ग्रहण कर सकती है मृदुतक की। इस कार्यक्रम को नाम दिया निर्विभेदन। इस उत्तक का नाम है द्वितीयक विभज्योतक और ये द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे अंतरपुलीय ऐधा, कॉर्क ऐधा, इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, घाव ऐधा, इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर इसके बाद आता है वो कोशिकाएं नई कोशिकाएं बनाएंगी। ये विभज्योतकी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाएंगी और ये नई कोशिकाएं जो उत्तक बनाएंगी उनको द्वितीयक उत्तक बोलेंगे। और इन द्वितीयक उत्तकों के बनने की प्रक्रिया को पुनर्विभेदन कहा जाता है, जिसमें द्वितीयक कॉर्टेक्स, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम, द्वितीयक मज्जा रश्मियां ये शामिल होती। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम का पार्ट आ जाता है। इस कार्यक्रम का नाम है पुनर्विभेदन। तो बात करते हैं हम लोग, पहला नेम आता है आपके पास विभेदन। पादप के वृद्धिशील शीर्षों पर विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती शेष भाग में भाग स्थायी कोशिकाओं से निर्मित होता है। दूसरा पॉइंट, हाँ, विभज्योतकी कोशिकाओं से बनने वाली पुत्री कोशिकाएं अपनी विभाजन क्षमता खोकर किसी विशिष्ट कार्य हेतु रूपांतरित हो जाती है। यह प्रक्रम विभेदन कहलाता। अगला पॉइंट, विभेदन के फलस्वरूप प्राथमिक स्थायी उत्तकों का निर्माण होता। प्राथमिक स्थायी उत्तकों का निर्माण होता। हो गया पूरा। तो कार्यक्रम का नाम रख दिया अपन ने विभेदन। जैसा आपको मैंने समझाया अभी थोड़ी देर पहले, ये पादप का शीर्ष भाग है और इस शीर्ष भाग में ये वाली कोशिकाएं विभाजनशील हैं। ये पीछे की तरफ जो कोशिकाएं छोड़ेंगी वो स्थायी उत्तक में बदल जाएंगी और इस स्थायी उत्तक को प्राथमिक स्थायी उत्तक कहा जाता है। और ये कोशिकाएं एक विशेष कार्य के लिए रूपांतरित होती हैं, एक विशिष्ट कार्य में भाग लेती। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है, वो है निर्विभेदन। निर्विभेदन, इसके लिए क्या लिखोगे?
पादप में द्वितीयक वृद्धि के दौरान प्राथमिक स्थायी ऊतक की कोशिकाएं पुनः विभाजन क्षमता ग्रहण कर लेती। इसे निर्विभेदन कहा जाता। विभेदन या दूसरा वर्ड है विभेदन कहा जाता। पादप की व्यास में वृद्धि हेतु मतलब सामर्थ्य प्रदान करने हेतु स्थायी ऊतक की कोशिकाओं में स्थायी जीवित ऊतक की कोशिकाओं में विभेदन होता। विभेदन के फलस्वरूप अंतरपुलीय ऐधा व कॉर्क ऐधा का निर्माण होता। ये दोनों द्वितीयक प्रकार की विभज्योतक हैं जो द्वितीयक वृद्धि के दौरान विकसित होती। तो दोस्तों बात करके भी गए। देखिए जैसे जैसे पादप लंबाई में वृद्धि करता है और यदि उसका तना पतला ही रह जाता है तो उस दशा में क्या हो जाएगा, प्लांट जो होता है ना अपने भार को उठाने में सक्षम नहीं होगा। इस दशा में पादप को चौड़ाई में वृद्धि करनी होती है और पादप की चौड़ाई में वृद्धि को हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। और द्वितीयक वृद्धि के दौरान क्या होता है दोस्तों, जो है ना मतलब स्थायी ऊतक की कोशिकाएं अपनी विभाजन क्षमता को पुनः ग्रहण कर लेती हैं, मतलब जी नोड से वापस जीवन में चली जाती और विभाजनशील हो जाती। इस कंडीशन को हमने जब कोशिका स्थायी हो गई थी वो पुनः अस्थायी होती है तो उसको अपन निर्विभेदन या जो है ना विभेदन की संज्ञा दे देते हैं। एक तरह से डिमोशन हो गया, उसका प्रमोशन होके डिमोशन हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में वो कोशिका विभाजनशील हो जाती है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती है। तो कॉर्क ऐधा और अंतरपुलीय ऐधा दो ऐसी ऐधाएं हैं जिसकी जो है ना स्थायी ऊतक से बनती है। यदि कोई विभज्योतक स्थायी ऊतक से बनता है तो उसे हम द्वितीयक विभज्योतक कहते हैं और उसके कारण होने वाली वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। और दोस्तों आपने कहा कि पादप में द्वितीयक वृद्धि के दौरान प्राथमिक स्थायी ऊतक की कोशिकाएं पुनः विभाजन क्षमता कर ग्रहण कर लेती हैं, इसे निर्विभेदन या विभेदन कहा जाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। फिर आता है पादप की व्यास में वृद्धि हेतु, और व्यास में वृद्धि किसके लिए होती है, सामर्थ्य प्रदान करने के लिए होती है। तो सामर्थ्य प्रदान करने हेतु स्थायी जीवित की ऊतक की कोशिकाओं में विभेदन होता है। विभेदन के फलस्वरूप अंतरपुलीय ऐधा और कोर्क ऐधा का विकास होता है और ये कोर्क का निर्माण करेगी और ये सवयन ऊतकों का निर्माण करेगी। दोनों
द्वितीयक प्रकार की विभज्योतक है ये, जो द्वितीयक वृद्धि के दौरान विकसित होती हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास निर्विभेदन। अब अपन बात करते हैं पुनर्विभेदन की। अब हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है, वो है पुनर्विभेदन। पुनर्विभेदन, पुनर्विभेदन, ठीक है, रीडिफरेंशिएशन बोला जाता है। आपके पास ये पहली कोशिका विभाजित हुई, ये दो पुत्री कोशिकाएं, इन्होंने आकार बढ़ाया, स्थायी हो गई, विभेदन, इन्होंने विभाजन क्षमता पुनः ग्रहण कर ली, पुनः ग्रहण करने के बाद ये द्वितीयक विभज्योतक बन गया, इसको अपन बोलेंगे पुनर्विभेदन। पुनर्विभेदन बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है, तो बात पे ध्यान दीजिएगा। पुनर्विभेदन परिभाषा क्या लिखेंगे? द्वितीयक विभज्योतक से विकसित होने वाली कोशिकाएं अपनी विभाजन क्षमता खोकर पुनः स्थायी कोशिकाओं में बदल जाती, स्थायी कोशिकाओं में बदल जाती। पहला पॉइंट, यह प्रक्रम पुनर्विभेदन कहलाता है। पुनर्विभेदन कहलाता। इसके फलस्वरूप बनने वाला उत्तक द्वितीयक स्थायी उत्तक कहलाते हैं। द्वितीयक स्थायी बनने वाले उत्तक द्वितीयक स्थायी उत्तक कहलाते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल है द्वितीयक कॉर्टेक्स, द्वितीयक मज्जारश्मियां तथा द्वितीयक जाइलम व फ्लोएम। किसका उदाहरण हो गया? पुनर्विभेदन का। तो दोस्तों ये था हमारे पास पुनर्विभेदन। यहां की ये बात पूरी होती है विभेदन, पुनर्विभेदन और निर्विभेदन की। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों जरा सा बात पे ध्यान दीजिएगा। वृद्धि मतलब वातावरणीय कारकों से भी प्रभावित होती है, आयु काल से भी प्रभावित होती है, ठीक है, और कुछ केमिकल्स के द्वारा भी प्रभावित होती है। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में तो आप क्या लिखेंगे? वृद्धि एक धनात्मक उपापचयी प्रक्रम। यह आयु
वातावरणीय कारक व कारक पोषक तथा रसायनों द्वारा प्रभावित होती है। दोस्तों बात बड़ी गहरी है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। धनात्मक उपापचयी प्रक्रम है। आप लोग एक चीज देखते हो, जैसे एक उपापचयी प्रक्रम है श्वसन, और श्वसन में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, तो ये एक ऋणात्मक प्रक्रम है जिसमें क्या हो जाता है, खाद्य पदार्थ का अपघटन होता है। हालांकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु जो भोजन या जो श्वसनाधार अपने यूज किया है वो एक कोशिका का संचित भोजन था, उसका उपयोग हो गया, तो वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। इसमें भार बढ़ना चाहिए, श्वसन में भार घटता है, इसलिए इसको धनात्मक उपापचयी प्रक्रम बोला जाता है। तो वृद्धि एक धनात्मक उपापचयी प्रक्रम। इसमें योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण होता है, मतलब योगात्मक अभिक्रिया है ये। और योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, नए पदार्थों का समावेश होता है, नए पदार्थों का संयोजन होता है, भार में वृद्धि होती है, इसलिए इसको योगात्मक अभिक्रिया बोला जाता है। अब नेक्स्ट आया, इसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है? आयु कर सकती है, आंतरिक कारकों में आती है। पोषक पदार्थ कर सकते हैं, आंतरिक कारकों में आते हैं। फिर हमारे पास वातावरणीय कारक भी इसे प्रभावित करते हैं, और कुछ रसायनों के द्वारा भी इसको निरोधित या उत्प्रेरित किया जा सकता है। तो हमें यहां पर सबसे पहले बात करनी है वातावरणीय कारकों की, वृद्धि को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक। और इस वातावरणीय कारक में आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो कारक अन्य उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं वो यहां पर भी उसी तरीके का रोल दर्शाते हैं। पहला नाम आता है आपके पास लाइट, प्रकाश। देखिए प्रकाश जो है वो वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तब तक क्या होगा, मतलब ना भार में वृद्धि कहां से हो जाएगी। इसलिए प्रकाश वृद्धि को सीधे सीधे प्रभावित कर सकता है। अब प्रकाश के 3 गुण हैं आपके पास, पहला है रंग, दूसरा है तीव्रता, और तीसरा है अवधि। ये तीनों ही कारक वृद्धि को प्रभावित करते हैं, वृद्धि का विभेदन करते हैं। सर्वाधिक वृद्धि अंधेरे में होती है, ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि अंधेरे में होती है, परंतु एक बात का याद ध्यान रखना, अंधेरे में कुछ समय तक वृद्धि पाई जा सकती है। प्रकाश संश्लेषी उत्पादों की मात्रा घटने के कारण बाद में वृद्धि जो है ना वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन हम एक यूनिट टाइम में देखें, एक इकाई समय में देखें, तो सर्वाधिक वृद्धि अंधेरे में होती है। इसलिए अंधेरे में उगने वाले पादप प्रकाश में उगने वाले पादपों की तुलना में लंबे होते हैं। आपको यदि ध्यान हो तो अपने जो नवरात्रा होता है उसमें हम लोग गेहूं उगाते हैं, तो देखा होगा 9 दिन में इतने बड़े हो जाते हैं, जबकि खेतों के अंदर 9 दिन के अंदर तो जमीन से बाहर निकलता है छोटा सा पार्ट, वो खुले में होता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, अंधेरे में रखते हैं उनको, गेहूं को जो उगाया जाता है उसको। तो कहने का बड़ा सिंपल सा मतलब है, अंधेरे में वृद्धि की दर उच्च होती है। तो रंग की आप बात करें तो लाल रंग के प्रकाश में वृद्धि दर उच्च होती है। अंधेरे के बाद यदि आप प्रकाश की बात करो तो लाल रंग के प्रकाश में वृद्धि दर सर्वाधिक पाई जाती है, जबकि नीले में कम होती है। नीले रंग का प्रकाश वृद्धि को प्रभावित करता है, रिड्यूस करता है, प्रतिबंधित कर देता है। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरे नंबर पे तीव्रता। लाल रंग के प्रकाश की तीव्रता कम होती है, इसलिए आप ये कह सकते हो कि जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है वृद्धि दर उच्च होती है, लेकिन यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो वृद्धि दर घट जाती है। परंतु इसमें एक बात महत्वपूर्ण है, तीव्र प्रकाश पादप में दृढ़ीकरण को प्रेरित करता है। वृद्धि को तो रोकता है परंतु दृढ़ीकरण को प्रेरित करता है। इसीलिए अंधेरे में उगने वाले पादप जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, डेलिकेट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। परंतु
तीव्र प्रकाश में उगने वाले पादप जो होते हैं ना, उनके ऊपर हवा का तेज वेग होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि पादप कठोर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा पॉइंट, अवधि। अवधि में बात करें हम लोग तो ये अवधि जो होती है ना, ये वृद्धि को विभेदित करती है। अवधि वृद्धि को विभेदित करती है, और इस विभेदन को हम लोग क्या करते हैं, जैसे पादप में दो तरीके की वृद्धि पाई जाती है, एक होती है कायिक वृद्धि और एक होती है जननिक वृद्धि। तो प्रकाश काल के आधार पे पादपों को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है, लघु दिवसकालीन, दीर्घ दिवसकालीन और उदासीन दिवसकालीन पादप। तो ये अवधि क्या करती है, पादप में पुष्प निर्माण, फल निर्माण को प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आया लाइट। सूर्य का प्रकाश वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। पादपों में सर्वाधिक वृद्धि अंधेरे में होती है, परंतु सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, इसलिए अंधेरे में पादप लंबाई में वृद्धि तो करता है, परंतु ये भोजन के अभाव में कुछ समय पश्चात रुक जाती, जबकि प्रकाश की उपस्थिति में वृद्धि जो है दर कम होती है, लेकिन यह आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण हेतु। अब हमारे पास आता है प्रकाश के तीन गुण अवधि को प्रभावित करते हैं। पहला रंग, लाल रंग के प्रकाश में पादप वृद्धि सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, लाल रंग का प्रकाश ऑक्सीन के निर्माण को प्रेरित करता, आगे चल के अपन हार्मोन पढ़ेंगे उसमें आएगा, तो ऑक्सीन के निर्माण को प्रेरित करता है, ऑक्सीन पादप वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश में वृद्धि दर उच्च होती है। ठीक है, नीले रंग का प्रकाश ऑक्सीन को नष्ट कर देता है, इसलिए क्या हो जाता है, उसका प्रकाश ऑक्सीकरण कर देता है, इसलिए वृद्धि दर घट जाती है, तो नीले रंग के प्रकाश में वृद्धि दर कम होती है। फिर आता है तीव्रता। तीव्र प्रकाश में वृद्धि दर घट जाती है, क्योंकि तीव्र प्रकाश में नीले रंग के प्रकाश की मात्रा अधिक होती, और वो क्या करता है, ऑक्सीन को नष्ट कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वृद्धि दर घट जाती। लेकिन नीला रंग का प्रकाश जो है एक हार्मोन होता है ABA, एब्सिसिक अम्ल, उसके निर्माण को प्रेरित करता है, जिससे दृढ़ उत्तकों की मात्रा बढ़ती है और पादप में कठोरता आती है, तो ये पादप को कठोरता प्रदान करता है। नीला रंग का प्रकाश, उच्च तीव्र प्रकाश क्या करता है, कठोरता उत्पन्न करता है, जिससे पादप में दृढ़ीकरण हो जाता है, पादप हार्ड होने लगता है और वातावरणीय तनावों को सहन करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। फिर आती है अवधि। प्रकाश की अवधि वृद्धि की प्रावस्थाओं को विभेदित करती है। एक पादप में दो प्रकार की वृद्धि पाई जाती है, एक जननिक वृद्धि होती है और एक कायिक वृद्धि होती है। कायिक वृद्धि में जड़, तना और पत्ती ये बनते हैं, जबकि जननिक वृद्धि में फूल और फल बनते हैं। एक पादप एक विशेष काल में, समय काल में पुष्पन ग्रहण करता है या पुष्पन प्रदर्शित करता है, ठीक है, वो उसकी जननिक वृद्धि को दर्शाता है। इस आधार पे पादपों को हम अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। आगे चल के इसी चैप्टर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, दीप्तकालिता। उसका निर्धारण कौन करता है, जो है ये करता है कौन, प्रकाश की अवधि करती है। अब आता है हमारे पास दूसरा पॉइंट, लाइट के बाद नेक्स्ट आता है ताप। ताप देखिए, वृद्धि भी एक उपापचयी प्रक्रम है, और उपापचयी प्रक्रम होने के कारण इसे ये एंजाइमों के द्वारा नियंत्रित होता है, और एंजाइम जो है वो ताप संवेदी होते हैं, इसलिए ताप की संवेदना के कारण एंजाइमों की सक्रियता घट या बढ़ जाती है, इसलिए वृद्धि ताप से सीधे सीधे प्रभावित होती है। अतः सर्वाधिक वृद्धि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पर पाई जाती है। इससे कम या इससे अधिक ताप होने पर वृद्धि की दर घट जाती है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में पादपों में ग्रोथ जो है नगण्य सी होती है, ठीक है। यदि पादप सामान्य पादप है तो वृद्धि दर नगण्य होती है। जो पादप निम्न ताप के लिए अनुकूल होते हैं उनको सर्दियों में बोया जाता है, जैसे गेहूं है, ज्यादा सर्दी पड़ेगी, ग्रोथ अच्छी होगी, तो वो निम्न ताप के लिए। ये ताप जो है ये समोद्भिद के लिए लिया जाता है, जो सम वातावरण में उगते हैं उन पादपों के लिए लिया जाता है, जो 25 से 35 डिग्री पर वृद्धि दर सर्वाधिक होती है। इससे कम या ज्यादा होने पर वृद्धि की दर घट जाती है, परंतु ये पादप विशेष पर निर्भर करता है। शंकुधारी पादप जो होते हैं ना, जो ठंडे प्रदेशों में उगते हैं, उनमें तापमान
10 से 15 पे सर्वाधिक वृद्धि होती। ऐसा ही गेहूं वगैरह इनमें होता है, सरसों गेहूं में, इनमें भी 10 डिग्री के आसपास तापमान हो तो अच्छी वृद्धि होती। ये निर्भर करता है पादप के प्रकार पे। तो ताप भी पादप के प्रकार की वृद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, अब हम बाकी के कारकों की दोस्तों बात करेंगे अगले टर्न पे। तो मिलते हैं आपसे अगले टर्न पे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।